दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो देखिए, कुछ शुरू करने का काफ़ी दिनों से विचार था अभी, लेकिन पुलिस के जॉब में आप समझते हैं व्यस्तता तो नहीं होती है, लेकिन अलग अलग समय व्यस्तता होती है। आपको एक खाली समय नहीं मिल पाता है, लेकिन सोचा था कि कुछ शुरू करूं, अपने मतलब स्तर से जितना ज्ञान है उतना किया जाए। तो बीपीएससी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, प्री होगा, और बिहार दरोगा का भी प्री निर्धारित है। दोनों एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो हम सब्जेक्ट वाइज कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी इस ग्रुप पे एक क्रैश कोर्स के रूप में क्राउन चला था। देखिए, क्राउन और लुसेंट की भूमिका करेंट के साथ जोड़ दें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब वैल्यूएबल है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ और अपना इनपुट दें। तो हम आज मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे। देखिए, हिस्ट्री का जो सेक्शन है, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, जो बिहार का इतिहास है बहुत गरिमामय है, गौरवपूर्ण रहा है। प्राचीन इतिहास भी, वर्तमान में तो खैर स्थिति जर्जर है, लेकिन जब तक का इतिहास मजबूत रहा है उसको लेके आज तक भी बिहार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिस्ट्री की भूमिका काफ़ी होती है। करंट के बाद यदि हम देखें तो इतिहास की भूमिका ज़्यादा है। वैसे हर एग्ज़ाम में, यूपी के भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में इतिहास महती भूमिका निभाता है। और यदि हम बिहार में एग्ज़ाम में इतिहास के सेगमेंट की बात करें तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत, मतलब आधुनिक इतिहास, इन 3 सेगमेंट पे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी सेगमेंट में हम सोच रहे हैं कि आज जो शुरू करें हिस्ट्री, मैं आधुनिक भारत से कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो एक चीज़ सबसे पहले आधुनिक भारत के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने अपने एग्जाम पोर्टल के उससे इस लुसेंट को सामने रखा है। लुसेंट को हम एक बेसिक आधार मान के चलेंगे और उसमें जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करते जाऊंगा। भारत में जो आधुनिक भारत का इतिहास हम कभी भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1757 के बाद जो इतिहास शुरू होता है किसी भी बुक में, उसको आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है। तो क्या वाकई में भारत में आधुनिक भारत का जो इतिहास है, आधुनिकता भारत में 1757 के बाद शुरू हो गया था? तो ये देखिए, इससे पहले थोड़ा सा आपको मैं इतिहास लेखन की छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कुछ बता देना चाहता हूँ बेसिक। देखिए, 1757 में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना प्लासी की लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद उन्होंने 1764 में लड़ा था बक्सर। लेकिन 1757 के बाद धीरे धीरे उनको लगा कि वो मतलब यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे बढ़ सकते हैं, जिसका एक निर्णायक युद्ध हुआ 1764 में। तो देखिए, किसी भी चीज़ को मनवाने के लिए इतिहासकारों की भूमिका महती होती है, और इतिहासकारों ने एक थीम पे स्टडी करके इसको लिखा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत को उन्होंने 1757 से इसलिए माना है, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, जेम्स मिल जैसे उपयोगितावादी इतिहासकार भी, उनका मानना है कि हम 1757 में जैसे ही छोटी सी शुरुआत अंग्रेजों ने की भारत में, भारत आधुनिक बनना शुरू हो गया। इससे पहले भारत का जो कंडीशंस था वो मध्यकालीन मान्यताओं के अनुसार चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम थे और प्राचीन भारत की मान्यताएं तो और भी अलग थी। तो ये उपयोगितावादी और साम्राज्यवादी इतिहासकारों का लेखन था। वो अपनी बातों को रखना चाहते थे कि हम जब इंडिया में आए तो हमने इंडिया को मॉडर्न बनाया, इससे पहले इंडिया पुरानी रूढ़ मान्यताओं पे चल रही थी। इसके इतर जब हम देखते हैं तो जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा है कि देखिए, भारत में जब आधुनिकता का शुरुआत होता है, राजा राम मोहन राय ने जो जितने अच्छे अच्छे शुरुआत किए, भारत पहले मध्यकालीन सभ्यताओं से संचालित हो रहा था, लेकिन राजा राम मोहन राय ने एक बड़ी क्रांति लाई हर चीज़ में, जिससे उनको हम बहुत सारे क्रांति का जनक मानते हैं। तो उसके बाद से भारत में आधुनिकता की शुरुआत होती है। तो उस समय को कहा जाता है कि भारत जो है आधुनिक पीरियड में एंट्री मार रहा है। हालांकि आधुनिकता एक जो है रिलेटिविटी थ्योरी जैसा है, कि मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि अभी हम लोग पहले 1980 की तुलना में अब थोड़े से और आधुनिक हुए हैं, और आगे बढ़ेंगे तो और थोड़े आधुनिक हो जाएंगे। मतलब आधुनिकता एक कोई परमानेंट टर्म नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है। लेकिन इतिहासकारों ने, जैसे अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे अपने ढर्रे से किया है कि हमने जब प्लासी में युद्ध लड़ा तो हमने भारत को में एक छोटा सा आधुनिकता का लहर दौड़ा दिया, और फिर जैसे जैसे हम लोग भारत पे अपना हमने कब्जा किया, भारत को हमने आधुनिक बनाया, हमने कोर्ट दिया, हमने रेल दिया, हमने न्याय व्यवस्था दिया, हमने पुलिस व्यवस्था दिया, बहुत कुछ वो अपने पक्ष रखते हैं। लेकिन इसके इतर जो राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों ने कुछ ऐसा नहीं किया, हमारा प्राचीन काल पहले से ही बहुत मतलब उन्नत था, परिपूर्ण था और दूसरों से ज़्यादा था। तो ये है एक बेसिक इतिहास।
तो 1757 को हम एक सेगमेंट मानते हैं, यहाँ से मध्यकालीन भारत को खत्म करके आधुनिक भारत की शुरुआत को माना जाता है। तो देखिए भारतीय इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास को, तो हमें 1707 के बाद कुछ ड्रास्टिक चेंज दिखाई देता है। जैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, जो मुगल साम्राज्य का जो ढांचा था वो पूरा ढह के गिर जाता है। अब छोटे आप जैसे औरंगजेब से पहले देखेंगे तो गिने चुने 5-6 जो हैं आपको दिखाई देंगे, जिसमें बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब हैं, ये लोग हैं। लेकिन इसके बाद देखेंगे कि 1707 के बाद 1757 तक और इवन 1857 तक बहुत सारे मुगल सम्राट हुए, जो छोटे छोटे समय के लिए हुए। तो ये पूर्ववर्ती मुगल सम्राट हुए और वो जो उनका गौरवशाली मध्यकालीन इतिहास था मुगलों का, उस ढांचा को वो लोग बचा के नहीं रख पाए। इसके चलते तो इस तरह से भारत में जो आधुनिक इतिहास हम पढ़ते हैं, अभी भी जो ढर्रा है पुराने ढर्रे पे चलता है, तो हम 1757 से पढ़ते हैं। हालांकि इससे पढ़ने में एक सहूलियत भी होती है। अंग्रेजों ने जिस तरीके से बंटवारा कर दिया प्राचीन भारत, तब से हम लोग ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हालांकि हमें एक इतिहास के छात्र की तरह पढ़ना चाहिए, फैक्ट्स और इन सब चीज़ों को हम जब याद करेंगे तो उससे हमारी सहूलियत होगी। तो 1707 से लेकर 1757 और फिर 1857 तक का जो पीरियड रहा है भारत में मुगल सम्राटों के लिए बहुत बेहतर नहीं रहा है। छोटे छोटे टेन्योर के लिए वो लोग आते हैं, खुद में लड़ते हैं, खुद में दूसरे की सहायता करते हैं। कोई किंग मेकर बन जाता है, कोई अफगानों से, कोई मराठों से ऐसे हेल्प लेता है। एक करके उनका जो सॉवरेन पावर था वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो 1707 से लेकर 1757 के पीरियड में हम देखते हैं कि भारत में बहुत छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उगते हैं, जैसे कि अवध, यहाँ आप देखेंगे अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, मैसूर, ये सब जो पहले थे, जब मुगल सम्राट मजबूत हुआ करते थे तो उनके सामंत थे या उनके द्वारा भेजे हुए मंत्री थे जो स्पेसिफिक जगहों पे जाके शासन का कार्यभार देखते थे। लेकिन जब हम जानते हैं कि केंद्र जब कमजोर होता है तो भारत में कहीं भी केंद्र कमजोर होता है तो जो स्वायत्त क्षेत्र होते हैं या जो बाहरी क्षेत्र होते हैं जो उससे इतर होते हैं मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। केंद्र का कमजोर होना जो बाहरी ढांचा है उसको मजबूत कर देता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे मुगल सम्राट कमजोर होने लगते हैं, वहां पे बहुत सारे नए नए राज्य अपना स्वतंत्र घोषणा कर देते हैं। तो 1707 से 1757 के बीच में आप इसको पढ़िएगा। तो ये एक छोटा सा मैंने ब्रीफ कर दिया है। 1707 से 1757 के बारे में मैं आपको समझा पाऊंगा तभी जब आप बेहतर समझ पाओगे कि भारत में यूरोपियों का जैसे आगमन हुआ उसमें कैसे कैसे सीनरी बना। वो जब आप आगमन समझ जाओगे तब उस आगमन से उन्होंने कैसे कॉन्फ्लिक्ट किसका किसका हुआ और कैसे इन सब से निकल के अंग्रेज पूरे भारत के लावारिस भारत कह सकते हैं के मालिक बने। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो इसमें छोटे छोटे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, भारत में सब कौन कैसे आए थे उस अंग्रेजों में, यूरोपीय अंग्रेज ही कह सकते हैं, यूरोपियों में जो आने का क्रम था मैं आपको बता देता हूँ। एक टर्म है, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, लिखता हूं। देखिए आप हमेशा कोई भी बुक होता है तो आप क्या डिमांड करते हैं, पीडीएफ की आप हमेशा डिमांड करते हैं, तो आपको याद रखना है। लेकिन जब आप पीडीएफ बोलते हैं तो ई इसमें साइलेंट आपको दिखेगा, पीडीईएफ, पीडीएफ। तो पीडीई और एफ आपको याद रखना है। पी से पुर्तगाली, डी से डच और ई से इंग्लिश और एफ से फ्रेंच, बीच में डेनिश भी है। घर पे रहने पे या कैसे व्यवधान हो जाता है। चलिए आपको मैंने एक टर्म बताया था पीडीएफ, जिसमें आप बीच में ई डालते हैं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, बीच में डेनिश आए हैं। डच और अंग्रेज के बीच में, फ्रांसीसी के बीच में तो उनका बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल योगदान नहीं है, तो इसलिए हम उनको कम करके आंकेंगे। और बाकी आप यदि आप चारों को याद रखते हैं तो आपका पूरा का पूरा याद रहेगा। तो आपको याद रखना है पीडीएफ, पीडीईए, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। बेसिकली क्या होता है कि जब ये लोग आए थे चारों, जब व्यापारी कंपनियां आ रही थी तो एक व्यापारी कंपनी के रूप में थे। हम अंग्रेजों के टर्म में आपको समझाते हैं कि जब कोई कंपनी वहां से यूरोप से बन के आ रही थी भारत में व्यापार करने, तो एक महज कंपनी थी। मान लीजिए जैसे रिलायंस या जियो या टाटा अफ्रीका में जाके बिजनेस करता है, तो यहाँ से वो भारत का परमिशन लेता है और भारत का कॉन्ट्रैक्ट अफ्रीका से होता है और वो लोग मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और वहां पे जाके वो बिजनेस करता है। लेकिन कल को अगर जियो ने अफ्रीका में अपना कब्जा कर लिया और
वहां पे अपना शासन स्थापित कर लिया तो वहां के शासनकर्ता हो जाएंगे। लेकिन जियो यहाँ की एक कंपनी है, इसलिए भारत के जो नियम है या भारत के जो शासन प्रणाली है वो जियो पे भी अप्लाई होगा। तो भारत का जो शासन प्रणाली है जियो की उस कंपनी में जो जहां पे उन्होंने शासन की करा है, यानी कि अफ्रीका में, वहां पे भी उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम यही था। अंग्रेज ये जो चारों थे यूरोपीय कंपनियां व्यापारिक कंपनी के रूप में आती थी, लेकिन उनको यहाँ पे धीरे धीरे परिस्थितियों में बहुत सारे रीजन्स से युद्ध करना पड़ा। अपने जो केंद्र हैं उसके लिए, व्यापारिक बढ़त के लिए। तो इन सब के बाद जिनकी बढ़त स्थापित हो गई यानी कि अंग्रेजों की, तो अब अंग्रेज धीरे धीरे अपना बढ़त स्थापित करते थे। लेकिन वो तो फाइनली जो कंपनी थी वो तो इंग्लैंड से शासित होती थी, तो उस पे इंग्लैंड का भी दबदबा था। तो 1757 के बाद, 1764 के बाद जैसे जैसे हम देखते हैं कि इस व्यापारिक कंपनी का, अंग्रेजों का भारत के शासन में इतना फायदा हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है। मान लीजिए कि जियो वहां पे गया, 2000% का मुनाफा हो रहा है, तो और भी कंपनी जाना चाहेगी, और भी लोग जाना चाहेंगे। तो क्या करेंगे, शासन से, केंद्र से पहल करेंगे कि हमको भी जाने दिया जाए। लेकिन जैसा कि जियो ने पहले एग्रीमेंट कर लिया था कि हम जाके वहां पे काम करेंगे, तो उसी को लेके फिर जो शासन है, केंद्र है, वो नया नियम बनाएगा और नए लोगों को भेजेगा कि अच्छा ये कंपनी भी जाएगी, ऐसा नियम बनेगा। तो उसी तरीके से जैसे देखते हैं कि व्यापारिक कंपनियों का अधिकार जो है धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार जो है, ब्रिटानी सरकार, उसको कम करते जा रही है। यानी उनको सबसे पहले यहाँ से चर्च और पादरी भेजे गए, उनके प्रशासनिक अधिकारों में कुछ हस्तक्षेप किया गया। उन्होंने जो 1784 में हम देखते हैं कि उनके लिए 2 प्रतिनिधि बनाए गए, एक प्रतिनिधि जो उनके व्यापार को देखेंगे, एक राजनीतिक पहल को देखेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे उनको अंग्रेजी प्रशासन ने अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। उनको दिख रहा है कि यहाँ इतना फायदा हो रहा है कि केवल इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यही क्यों फायदा करे, अंग्रेजी सरकार को भी फायदा क्यों ना हो, और बाकी लोग जो हैं अंग्रेजों के अंडर, मतलब दूसरी कंपनियों के, वो क्यों ना जाएं और वो क्यों ना फायदा लें। तो इस तरीके से हम देखेंगे जब आगे हम पढ़ेंगे तो कि अंग्रेजी सरकार ने धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अधिकार को कट करके धीरे धीरे 1857 1861 तक अपना अधिकार कर लिया, और फिर हम अंग्रेजी शासन यानी इंग्लैंड के अधीन हो गए। शुरू में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ करते थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करके भारत को जीता, और अंत में वहां के महारानी के आदेश द्वारा और आज्ञा पत्र, जिसके बारे में हम अब 2-3 आज्ञा पत्र है देखेंगे, 1877 में, 1911 में, 1817, 1857 के बाद वाला में। तो वहां पे इंटरफेयर करना शुरू किया ब्रिटेन की महारानी ने। वहां महारानी ही चलती हैं और प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, तो उन्होंने, और धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर दिया। तो ये एक सीन हो गया, सबके लिए अप्लाई होता है। जो यूरोपीय कंपनियां थी, कंपनी बन के आई थी तो वहां से संचालित होती थी, अपने इंडिविजुअल कंट्री से, है ना। तो आप लोगों ने एक ब्रीफ समझ लिया कि कैसे क्या हुआ। मैंने थोड़ा सा इतिहास में भी बता दिया, और कैसे कंपनियां, यहाँ के व्यापारिक कंपनी और फिर उसके बाद साम्राज्यवादी कंपनियां बनी, इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया। अब आते हैं कंपनियों, यूरोपीय जो कंपनियां हैं उनके आगमन पे, और उन्होंने कैसे कैसे क्रम मैंने बता दिया, PDE और F, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। और इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में डेनिश है, तो डेनिश याद रखना जरूरी नहीं है, आप इन चारों को याद रखेंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। जैसे 1498 में पुर्तगाली आए थे, 1605 में डच आए थे, और 1608 में अंग्रेज आए थे। हालांकि उनकी देखिए, ये व्यापारिक कंपनियां भारत में आने का इनका पीरियड है 1498, 1605, 1608, और फ्रांसीसी जो सबसे लास्ट में आए थे 1664 में। लेकिन उनकी कंपनियों की स्थापना अलग अलग समय पे हुआ था, जिसको आप अलग से याद रख सकते हैं ना। अब देखिए, हम शुरू करते हैं पुर्तगाली से। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगालियों का जो पुर्तगाल उस समय एक बहुत छोटा देश हुआ करता था, 1.5 मिलियन, 15-20 लाख से उसकी जनसंख्या थी। तो 1797 में वास्को डी गामा चला था भारत की खोज करने, मतलब भारत की खोज करने स्पेसिफिकली। क्या इससे पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था? बिल्कुल था। इतना इतिहास भूगोल हम पढ़ते हैं, और हमारा जो 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में बिजनेस धंधा भी चलता था अरब राज्यों के साथ, जो इस्तांबुल थे, तुर्की थे और अरब कंट्रीज थे, तो उस समय भी तो भारत का अस्तित्व था। उस खोज का तात्पर्य है कि वास्को डी गामा ने ऐसे एक रास्ते का खोज किया जिससे कि वो भारत आए, और भारत से व्यापार उनका बढ़ गया, नजदीकी रास्ता उन्होंने खोजा भारत के साथ व्यापार का। तो ये है इसका मतलब। वास्को डी गामा ने 1497 में जब वो चला था और 1498 में पहुंचा, कालीकट में पहुंचा था। एक हमीद करके, अब
मजीद हमीद शायद नाम था उनका, हाँ मजीद हमीद नाम था। तो उसके सहयोग से वो यहाँ पहुंचे थे कालीकट पे, और कालीकट पे उनका स्वागत जो किया था वहां के राजा जमोरिन ने किया था, है ना। तो आपको इसको याद रखना है, 20 मई 1498 को पहुंचे थे, केप ऑफ गुड होप से पहुंचे थे। देखिए मैप तो आपको यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको देखो समझाता हूँ। देखिए जैसे वहां पे आप एज्यूम करिए नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका, इंडिया, और उसके नीचे साइड में आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में दो चीजों को आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा और स्वेज नहर। वो जो स्वेज नहर है जिसको 1869 में खोला गया बाद में, तो उससे और भी रास्ता आसान हो गया, लेकिन उससे पहले कोई रास्ता नहीं था। तो वास्को डी गामा जो दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम छोर है, दक्षिणतम छोर हालांकि कुछ और है, लेकिन जो सबसे दक्षिण में है, जैसे देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का शेप वही है जो भारत का है, तो इस जगह पे केप ऑफ गुड होप करके जगह आइलैंड है, उससे वो होते हुए भारत के हिंद महासागर के आसपास है, तो उस रास्ते को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत में आए। हमी अब्दुल मजीद नाम के व्यापारी के हेल्प से जमोरिन राजा के यहाँ उतरे और राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया। अब स्वागत इसलिए किया कि उस समय भारत के जो दक्षिणी राज्य थे मसालों के व्यापार को लेकर बहुत फेमस थे, तो उनको मसालों के बारे में नहीं पता था। हालांकि देखिए क्या है कि जो यूरोपियन लोग हैं, जो यूरोपीय सभ्यता है भारतीय सभ्यता से आगे रही है, हालांकि मध्यकाल के बाद, पुनर्जागरण के बाद, तो उनको चाहिए था एक बढ़िया लाइफ। तो उन्हें पता था कि मसालों से, जैसे खास करके जिसे हम जीरा मरीच कहते हैं और केसर, इन सब के उससे खाने में स्वाद आ जाता है। तो पहले इन सब चीजों का इस्तेमाल रॉयल लोग करते थे, लेकिन जैसे बिजनेस हुआ आम लोगों के लिए भी अवेलेबल होने लगा, तो लगा कि इसका बिजनेस करना चाहिए। और जब इसका बिजनेस वास्को डी गामा यहाँ से मसाले और कुछ सुगंधित पदार्थ लेके गए थे, तो उनको बिजनेस में 60% गुना, मतलब 60 गुना मतलब कितना हो गया, 6000, 60 में 6000% का मुनाफा हुआ। तो इतना बड़ा मुनाफा तो कभी कोई बिजनेस में नहीं होता। तो इससे पुर्तगाली कंपनियों को लगा कि नहीं, यहाँ पे जाके प्रॉपर बिजनेस करना चाहिए स्ट्रक्चरल तरीके से। तो 1498 में देखिए, 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा आए। 1501-2 में फिर वो आया था, लेकिन उस समय पहले तो उसका जमोरिन से बढ़िया बनता था, लेकिन कुछ बातों पे जैसे बिजनेस होने लगा, और बिजनेस होता है तो फिर क्लैश होता है। तो वो क्लैश में जमोरिन से उसका युद्ध हुआ, हालांकि उन्होंने जमोरिन को हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद उनका बिजनेस और भी बढ़ गया। अब तीसरा बार आया, फिर 1524 में वो आया था, 3 बार आया था। 1524 में आया बेचारा, इस बार वायसराय बन के आया था, लेकिन यहाँ पता नहीं था कि भारत में बहुत मच्छर होता है, तो उसको मच्छर काट लिया और उसको मलेरिया हो गया। तो भारत में 1524 में वो यहाँ आके मर गया था मलेरिया से। तो ये है उसका इतिहास, 1498 में आया था, है ना। अब देखिए मैंने मैप तो आपको बता दिया है, अब इस पे छोटा छोटा बात करेंगे। जैसे 1503 जब वो लोग आए थे, तो सबसे पहले अपने एक करा था, अपना फैक्ट्री खोला था कोचीन में, ठीक है। कोचीन में मतलब अपना दुर्ग बनाया था, फैक्ट्री उन्होंने खोला था अन्य अन्य जगहों पे। हालांकि जैसे कोचीन में उन्होंने अपना पहला दुर्ग खोला था, जिसको प्रथम कोई यूरोप की कंपनी आके अपना फोर्ट बनाई थी, किला बनाई थी कोचीन में। इसीलिए कहा जाता है कि उनका जो पहला बिजनेस फैक्ट्री खुला था वो कोचीन में खुला था। तो आपको दो चीज याद रखना है कि प्रथम यूरोपीय जो कंपनी थी उन्होंने आके यहाँ पे कोई फैक्ट्री खोला था कोचीन में, और उन्होंने अपना कोई दुर्ग बनाया था, वो भी कोचीन में बनाया था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपना धीरे धीरे बिजनेस इस्टेब्लिश शुरू कर दिया। ये आपको याद रखना है कि कोचीन में जो फैक्ट्री खुला था वो उस समय अबू कर्क नहीं बनाया था, हालांकि वो उस समय वायसराय नहीं थे। तो जो पहले वायसराय थे पुर्तगाली की तरफ से, उनका नाम था अल्मेड़ा, वो आए थे। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया था पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना के लिए, लेकिन उन्होंने एक काम किया था जिसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। बीपीएससी में और दरोगा में ये पूछा गया प्रश्न है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है कि जैसे समुद्र का पानी नीला होता है, तो उन्हें जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय कंपनियां थी, उनको समुद्री पावर के बारे में पता था। उनको पता था कि जिनका समुद्र पे अधिकार रहेगा वही जाके विश्व में सर्वश्रेष्ठ सत्ता बनेंगे आने वाले समय में। और ये अंग्रेजी कंपनियां भी जानती थी, तो उन्होंने अंग्रेजी बेड़ा को काफी मजबूत किया था, नाव वाले बेड़ा को। और भारत में हम देखते हैं तो मैसूर में जो टिपू सुल्तान थे, उन्होंने भी अपने समुद्री बेड़ा को काफी मजबूत किया था। चोल साम्राज्य में भी देखते हैं कि उन्होंने भी अपने समुद्री बेड़े को मजबूत किया था। तो जो जिन्होंने अपना समुद्री आधिपत्य जमाया भारत में, वो आगे बढ़े, उनका नाम हुआ।
और अभी भी हम देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस होता है, उसमें जो समुद्र है उसका कितना हेल्प है। इसलिए मुंबई का इतना नाम है, चेन्नई और विशाखापट्टनम वगैरह का ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि वो समुद्र से लगे हुए हैं और हम लोग इस मामले में पीछे हैं। तो आप समझ गए कि वो आए और कोचीन में अपना एस्टैब्लिश करा। अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। तो इसके कार्यकाल में इतना ही था। देखिए मैं कुछ बुक्स इसलिए देख ले रहा हूं कि ताकि एग्जैक्ट स्टोरी तो मैंने आपको बता दिया है, आप समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी फैक्ट भी जुड़े हैं। 1503 के बाद 1505 से 1509 तक अल्मेड़ा जो है यहाँ का गवर्नर बना रहा, लेकिन असली गवर्नर जब अबुकर्क आया तो उन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य को स्थापित कर दिया। जो गोवा है, गोवा के यूसुफ आदिल शाही को उन्होंने हरा दिया था। ठीक है, तो यूसुफ आदिल शाही को हराने के बाद वो बीजापुर का था, सॉरी, बीजापुर के आदिल शाही को हराया के सुल्तान से, बीजापुर का जो आदिल शाही सुल्तान था उनको हराया और उन्होंने गोवा को जीत लिया। ये अबुकर्क की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इसी के साथ जैसे उन्होंने गोवा को जीता, और सबसे उसकी बेहतरीन बात थी कि वो नौ सैनिक प्रभुत्व को समझता था। एक और बात है कि जो अबुकर्क था उसका जो भाई था, वो जब आ रहा था तो उसके किसी मुस्लिम राजा ने उसके भाई को मार दिया था, तो वो मुस्लिमों से बहुत सख्त घृणा करता था। तो दक्षिण भारत में उस समय जो उस राज्य पे मुस्लिम राजा थे उसकी कभी बनी नहीं, और उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी नीतियां चलाई जिससे कि मतलब हिंदू मुस्लिम को जोड़ नहीं पाया। उनका उद्देश्य था, जब वो लोग आए थे, वो अपना यहाँ प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, तो यहाँ उन्होंने शादी ब्याह के लिए बहुत सारा प्रपोजल आगे बढ़ाया और यहाँ की लड़कियों से उन्होंने काफ़ी जो पुर्तगाली थे उन्होंने शादी किया है। गोवा में, पौंडीचेरी वगैरह में आपको ये लोग अभी भी दिख जाएंगे। ये लोग जो हैं बसे हुए हैं वही लोग हैं। और सबसे खास बात है कि ये लोग सबसे पहले आए थे 1498 में आए थे और सबसे लास्ट में गए थे दादरा और नगर हवेली 1961 में भारत तक का अंग रहा, और जब इन्होंने छोड़ा 1961 में छोड़ा था तो ये सबसे अंतिम समय में गए। सबसे इनकी खास बात थी कि ये जब आए थे तो अपने साथ तंबाकू और लाल मिर्च का कॉन्सेप्ट लेके आया था। ये दोनों भी मसाला ही है, लेकिन इन्होंने तंबाकू और लाल मिर्च को भारत में लोगों से मतलब परिचय तो होगा ही, लेकिन इनका देन माना जाता है। ठीक है, हमने अल्मेड़ा के बारे में जान लिया। इनका सबसे खास बात है ब्लू वाटर पॉलिसी। अबुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही को 1510 में हराया और गोवा को जीत लिया। उसके बाद इसकी शक्ति बढ़ गई और नौसैनिक प्रभुत्व भी बढ़ गया, है ना। तो नौसैनिक प्रभुत्व बढ़ने से इनको पता था कि जो नौसैनिक अड्डे हैं उनको कैसे लूटा जाएगा। तो इसके बाद कोचीन के बाद जब वो बंगाल में बढ़े थे तो सूतानूटी और चटगांव है, जहां चटगांव पे सूर्यसेन का से रिलेटेड है, वो नाम सुनते हैं, वहां पे भी स्थापित करने का कोशिश की। हालांकि इनको लास्ट में फाइनली सफलता मिला हुगली में। तो हुगली में जो बंगाल की खाड़ी में अपना सेंटर स्टैब्लिश किया, और यहाँ पे हालांकि थोड़ा लूटपाट करते थे, लूट लेते थे। तो इसी लूटपाट, पहले तो उन्होंने मुस्लिमों के लिए अबुकर्क ने अपनी एक अलग पॉलिसी रखी, लूटपाट करते थे। तो लोग इनको ना मतलब जो लोकल राजा थे इनको एज ए व्यापारी नहीं समझते थे। इनको लगता था कि ये लोग लूट लेते हैं, तो इनको समुद्री डाकू के रूप में, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के रूप में ट्रीट करते थे। तो इस वजह से भी ये लोग बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए थे। ठीक है, अब जैसे और क्या क्या फैक्ट है, इन्होंने सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। अब पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी गोवा में। और इनका जो सिस्टम था, जिसको कार्टेज सिस्टम कहा जाता है, व्यापार का कार्टेज सिस्टम, आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कार्टेज सिस्टम में क्या होता है कि आपको मान लीजिए इन्होंने कोई समुद्री एरिया आपका है, जैसे अभी नॉटिकल माइल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके आधिपत्य में होता है, तो वही कार्टेज सिस्टम है कि आपका जो आधिपत्य वाला समुद्री इलाका है, इसमें यदि किसी दूसरे कंट्री का जहाज जाएगा तो आपको टैक्स देना होगा। तो ये इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, दुर्ग बनाया था, ये तो मैंने बता दिया। दादरा नगर हवेली, तंबाकू और वो रास्ते के बारे में बता दिया। ठीक है, अब क्या है इसके अलावा, तो इस तरीके से जितने भी सारे फैक्ट थे हमने क्लियर कर दिए। अबुकर्क से लेके अल्मेड़ा तक उनकी पॉलिसी, उन्होंने क्या किया। स्पेशली ये ज़्यादा पूछा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में, तंबाकू के बारे में, लाल मिर्च के बारे में, और ये प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। इनके पतन का कारण, इन्होंने शादी ब्याह करने पे इन्होंने फोकस किया था, तो इन्होंने ही करा था। और यूरोपीय पहली कंपनी यूरोप की जिन्होंने एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित किया वो भी पुर्तगाली थे। इसके अलावा 60 गुना फायदा हुआ। और इनके एक और फैक्ट था, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, 1869 हो गया, केप ऑफ गुड होप हो गया। हाँ, ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले पुर्तगालियों ने करा था। एक कंपनी के रूप में आए थे और उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। धीरे धीरे पुर्तगाली
कमजोर होते गए। जब इनका सबका समराइज करूंगा तो बताऊंगा। इस तरीके से पुर्तगालियों का जो 12, 15, 20 फैक्ट था हमने स्टोरी के माध्यम से भी आपको कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं पी के बाद डी की तरफ। डी यानी कि डच। डच जो अभी वर्तमान में नीदरलैंड है, हॉलैंड है, उसको डच कहा जाता है। तो वो लोग भी आए थे, देखा देखी उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और वो भी यहाँ पे बिजनेस करने के पर्पज से आए थे। हालांकि वो बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं हो पाए। उन्होंने अपनी पहली, देखिए कोई भी जो अंग्रेज आते थे, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, तो कोई भी समुद्री इलाका देखते थे और वो उस पर अपनी फैक्ट्री खोल लेते थे। मतलब समुद्री इलाके से ज्यादा फायदा होता था। तो उन्होंने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली है। मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। और मैं आपके काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मसूलीपट्टनम वही जगह है, मतलब वो इलाका है जहां पे आप लोगों ने सबने, अब साउथ के सब मूवी के फैन हो रहे हैं तो आपने साउथ की मूवी देखी होगी मगधीरा। मगधीरा में वो जहां काली की प्रतिमा बनाकर शेरशाह से लड़ता है मगधीरा, वो वाला सीन जो है मसूलीपट्टनम के आसपास के इलाके में ही उसको शूट किया गया है। तो आप इसको मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से इसको जोड़ के याद रख सकते हैं। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में खोली थी। और सबसे पहला जो डच यात्री आया था उसका नाम था कार्नेलियन हाउंटमैन। कार्नेलियन हाउंटमैन आया था। और जब पुर्तगाली यहाँ पे आके 60 गुना बिजनेस फायदा कमा रहे थे उस पे मसालों पे, तो इनको लगा कि हम कुछ और अलग करते हैं। तो इन्होंने मसालों के बिजनेस से थोड़ा सा अल्टर होके अपना ध्यान दिया कपड़ों पे। और कपड़ों के लिए हम जैसा जानते हैं कि बिहार में, बंगाल में, और अब चला गया है इधर ढाका, बांग्लादेश में सूती कपड़े और इन सब रेशम कपड़ों का ज्यादा सेंटर था। तो उन्होंने कपड़ों के लिए फोकस किया बंगाल के खाड़ी में। और श्रीरामपुर उनका एक बड़ा सेंटर था। तो श्रीरामपुर से भी उन्होंने अपना बिजनेस किया। लेकिन वहां पे 1759 में, देखिए एक ही जगह बहुत सारी कंपनियां नहीं रह सकती, उनका हमेशा टसल होते रहा। तो उनका एक सबसे बड़ा टसल हुआ 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया और उनको डचों की हार हुई। इसलिए लॉर्ड क्लाइव को भी अंग्रेजी साम्राज्य का निर्माता माना जाता है। 1757, 1764 और इन सब में उसकी 1759, इन सब में उसकी ऐसी भूमिका रही है जिससे अंग्रेज धीरे धीरे पहले इतने दिन में आगे बढ़े। 1605 के बाद 1757 से लेकर 1764 में उन्होंने सारे युद्ध जीत लिए। तो बेदरा के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने डचों को हरा दिया था। और फिर उसके बाद डचों ने भी बहुत सारे युद्ध जीते, लेकिन उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया। यूरोपीय कंपनी थे, व्यापारी थे, उनको समझ था कि कहाँ कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ये जो हिंद महासागर का रीजन है, मालाबार है और ये सब है, तुम इस पे करो, मैं इंडोनेशिया की तरफ मूव कर जाता हूं। तो उसके साथ उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और वो इंडोनेशिया की तरफ चले गए। इनमें दो चीज याद रखना है, मसूलीपट्टनम कार्नेलियन हाउंटमैन था। और इसके बाद इन्होंने पहले औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। मतलब ये जो इनके वेतनभोगी होते थे इनको सैलरी देते थे। इसके बाद जो इनकी कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड थी, जिसमें शेयर धारक होते हैं। तो इन्होंने इस यूरोपीय कंपनी ने, डचों ने इतना लाभांश दिया कि इनमें काफी लोग पैसा लगाते थे। 18%, 20% अपने उसको ये पैसा देते थे। ठीक है, इनका व्यापार होता था सहकारिता पे, साझेदारी पे। और इन्होंने जो अपना बंगाल में पहला फैक्ट्री खोला था, पिपली नामक जगह पे खोला था। हालांकि बीपीएससी और दरोगा में पूछेगा नहीं, यूपीएससी में इन्होंने एक बार पूछा है बहुत पहले, तो इसको आप याद नहीं रखिएगा। मसूली, हाँ, इन्होंने काफी संख्या मात्रा में सिक्के जारी किए थे जो इंडियन स्टाइल के थे। तो एक इंडियन स्टाइल के सिक्कों में भगवान विष्णु का भी मतलब कलाकृति दिखता है। तो आपको वहां दिख जाएगा कि किन्होंने सिक्के जारी किए थे। सिक्के को ढाला और उसको पुलीकट में उसका सेंटर बनाया था। ठीक है, इनकी दूसरी फैक्ट्री जो खुली थी मसूलीपट्टनम के बाद पुलीकट में, तो वहां पे वो सिक्के ढालने का अपना काम धाम करते थे। तो इस तरीके से आपका ये दो कंप्लीट हो गया। पुर्तगाली आपने समझ लिया होगा, PDEF के माध्यम से कार्नेलियन हाउंटमैन आया था और ये 1605 में आए थे और इन्होंने क्या क्या काम किया। अब तीसरा चलते हैं अंग्रेजों पे। अंग्रेज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मतलब क्योंकि वो तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन बेसिक अभी उसके बारे में समझेंगे। तो दो कंप्लीट कर लिए हैं हम लोगों ने, पुर्तगाली P और D डच। अब बात करते हैं इंग्लिश की। बाहर पुराना सामान बेचिए, बहुत आवाज़ आ रहा है। हालांकि चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसमें जो इसके बेसिक्स थे कि कैसे उन्होंने स्थापित किया था और क्या क्या कारण थे उनके आगे बढ़ने के, इनका एक मैंने बेसिक ये दे दिया था। तो अब कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। जो प्रश्न आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दो तीन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ प्रथम से इन्होंने एक कुछ लोगों ने अपने ग्रुप बनाया था। ग्रुप जैसे कंपनीज बनता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है, तो उसमें मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों ने मिलकर ट्रेडिंग कंपनी स्थापित की और ईस्ट इंडीज़ में, मतलब इधर इंडिया की तरफ
व्यापार करने का परमिट मांगा एलिजाबेथ प्रथम से, तो उन्हें एक प्रथम मिला था, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी एक बार यूपी पीएससी में एक प्रश्न आया था कि कौन सी कंपनी को सबसे पहले व्यापारिक अधिकार मिले थे। तो एक लिवेंट करके कंपनी थी, इसको 1593 में एक व्यापारिक अधिकार मिला था स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए। और ये जो 1600 में इन्होंने व्यापारिक अधिकार लिए थे, अंग्रेजों ने समुद्र मार्ग से जाने का अधिकार लिया था, ठीक है। तो उस समय उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसमें 217 लोग साझेदारी किए थे, 217 लोग साझेदारी किए थे। और टॉमस स्मिथ जो था इसका गवर्नर था, मतलब इसका हेड था उन्होंने। और इस समय 1600 के पीरियड को देखते हैं हम, 1605 तक भारत में अकबर का शासन था। तो इस समय पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में किस राजा का, मतलब कौन सा मुगल शासक था, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जहांगीर का पीरियड आता है। तो दो चीजों को याद रखना, हम हिंदुस्तान टाइम्स पेपर पढ़ते हैं, एच और टी। हिंदुस्तान टाइम्स का एच और टी आपको याद रखना है। एच से होता है हॉकिंस और टी से होता है टॉमस रो। यानी 1609 में 1608-9 में कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में। उन्होंने कहा था कि हमें एक स्थायी फैक्ट्री खोलना है सूरत में, हमें आज्ञा पत्र दीजिए, ठीक है। उसके बाद 1615 में टॉमस रो आए थे। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, हिंदुस्तान टाइम्स एच और टी, हॉकिंस और टॉमस रो, और दोनों आए थे जहांगीर के पीरियड में। अब देखिए बारिश होने लगा। हाँ, तो उन्होंने 1608 में कहा था कि हम लोगों को एक सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति दीजिए। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने अपनी कोचीन में फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। मैंने समुद्री महत्व बताया है कि जो जितने समुद्र में एक्सपर्ट होंगे आपको बाद में पता चलेगा। कर्नाटिक वार में देखेंगे कि जो जिन्होंने समुद्री प्रभाव अपना बढ़ा लिया वो बाद में भारत को भी जीत लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोचीन में पुर्तगालियों ने अपना फैक्ट्री बना लिया है। इधर मसूलीपट्टनम में डचों ने स्थापित किया, सारे समुद्र के किनारे है। हुगली में फिर पहुंच गए। अब एक मेन जो सेंटर बचा हुआ है सूरत, पहले बंबई फेमस नहीं था, बंबई का भी जो व्यापार होता था समुद्री व्यापार वो सूरत के रास्ते ही होता था। तो 1608 में जहांगीर से इन्होंने कहा कि भाई साहब हम लोग को यहाँ एक स्थायी फैक्ट्री ये करना है, व्यापारिक अधिकार दिया जाए। तो शायद जहांगीर उस समय उन्होंने कुछ समझा होगा, उन्होंने व्यापारिक अधिकार नहीं दिए थे। लेकिन हालांकि अंग्रेज थे चतुरचिता थे, वो पहुंच गए वहां पे और उन्होंने वहां पे एक अस्थायी वहां का जो गवर्नर था, मुगल गवर्नर, उससे उन्होंने किसी तरह एक आधिकारिक फरमान जारी करा लिया बिजनेस करने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए। लेकिन वहां पे उन्होंने 1608 में 1611 में सबसे पहले एक फैक्ट्री खोली थी। 1611 में एक मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली थी। हालांकि वो जगह डचों के लिए उन्होंने अपना पहले वहां फैक्ट्री बना लिया था। बड़ा बाधा है यार। 1608 में उन्होंने एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी सूरत में, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिला था। तो उसी पीरियड में उन्होंने अपने व्यापार को जारी रखने के लिए मसूलीपट्टनम में भी एक फैक्ट्री खोला था। तो उन लोगों को वहाँ जब डचों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था तो उन लोगों को लगा कि हम यहाँ अगर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। उनको दिखा कि कौन सा एरिया खाली है, अंग्रेज तो ऐसे चतुर चीते हैं। तो उन्होंने देखा कि हम यदि सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं तो हमें बम्बई और ए वाला जो भारत का पूरा इलाका है, पश्चिमी साइड के जो सारे बंदरगाह हैं, सारे समुद्र हैं, उस पर अपना वो काम बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने 1608 से ही कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पे उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जहांगीर ने मना कर दिया था, तो वहाँ के मुगल जो गवर्नर थे उससे उन्होंने अधिकार ले लिया था। तो उस समय जो पुर्तगाली थे वो काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। तो पुर्तगालियों ने भाई साहब विरोध किया, क्योंकि वो भी गुजरात और सूरत में अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने भी छोटे छोटे सेंटर खोल रखे थे। तो उनके बीच हो गया टसल, और टसल का मतलब हुआ युद्ध। तो एक अंग्रेजी कैप्टन थे, कैप्टन थॉमस वेस्ट ने उन लोगों को हरा दिया था। एक स्वाली का युद्ध है, स्वापल्ली का युद्ध है, गुजरात में वो जगह है सूरत के आसपास। तो थॉमस वेस्ट ने उस युद्ध को लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से और वो जीत गए। जब जीत गए तो उनका प्रभुत्व बढ़ गया और अंग्रेज पुर्तगाली थोड़े से कमजोर पड़ गए, और इसका फायदा उन्होंने उठाया और 1613 में एक सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोली। तो 2-3 चीजें आप लोगों को याद रखना है। उनकी पहली अंग्रेजों की अस्थायी फैक्ट्री जो थी मसूलीपट्टनम में खुली थी 1611 में, और जो कि जहांगीर के उससे आदेश से उन्होंने खोला था। और वैसे स्थायी फैक्ट्री का वो आदेश नहीं दे रहे थे, लेकिन 1613 में उन लोगों को स्थायी फैक्ट्री खोला उन्होंने
सूरत में। तो दो चीजें पूछा जाता है, ब्रिटिश अंग्रेजी यूरोपीय व्यापारी कंपनी है, उसमें अंग्रेजों के मामले में। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने जहांगीर की बात की थी, सॉरी अकबर की बात की थी, फिर जहांगीर, और उस समय जो इंग्लैंड का राजा था वो जेम्स प्रथम था, ठीक है। और HT आपको मैंने याद करवाया था, HT मतलब हॉकिंस और T मतलब टॉमस रो, ठीक है। तो आप यहां तक समझ गए। 1611 में मसूलीपट्टनम और 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री। कैसे रुक गया? अब इसके बाद देखते हैं कि देखिए सूरत का महत्व इतना है कि मतलब सूरत पे लगभग सारे कंपनियों ने बार बार इसमें सूरत पे बार बार सबने ये करा। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की है। 1616 में डचों ने भी वहां पे एक फैक्ट्री खोला, और जब अंत में सबसे फ्रांसीसी आए 1664 में, तो उन्होंने भी वहां पे एक अपनी फैक्ट्री खोली है 1668 में। तो आपको याद रखना है सूरत का महत्व 1613, 1616 और 1668 में सबसे पहले अंग्रेजों ने खोला, फिर डचों ने, और फिर अंत में फ्रांसीसियों ने, ठीक है। अब दो तीन चीज यहां पे कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बता दिया मुगल दरबार की कहानी, हॉकिंस, HT की कहानी, जहांगीर की कहानी, जेम्स प्रथम की कहानी और एलिजाबेथ प्रथम की कहानी, लीवेंट की कहानी, और कैसे उन्होंने यहाँ पे स्थापना किया। आपको मसूलीपट्टनम को नहीं भूलना, इनकी अस्थायी फैक्ट्री और डचों की स्थायी फैक्ट्री, जहाँ पे उस मूवी की उस लोकेशन की शूटिंग हुई थी। थॉमस वेस्ट ने पल्ली का युद्ध जीत के अंग्रेजों को वरीयता दिला दिया था, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बंबई का बात कर लेते हैं। 1688 में बात आई। 1688 में एक बंबई का गवर्नर है जिसका नाम है जॉन चाइल्ड। नाम है जॉन चाइल्ड, उसके हरकतें चाइल्ड यानी बच्चों ही जैसी है। उस समय औरंगजेब का शासन है भारत में, है ना। तो वो औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता को सभी जानते हैं। तो उसने क्या किया कि जो हज यात्री जाते थे उनको बंदी बना के लूट लेता था। तो अकबर इस पे औरंगजेब इस पे बहुत गुस्सा हो गया और उसको बंदी बना लिया। लेकिन वो लोग माफी वगैरह मांगने में पूरा बोला कि अब यहां से आप लोग को जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो लोग काफी समझदार थे, जहां गिरना होता था जहां गिर जाते थे, तो उन्होंने माफी मांग ली। तो उस पे उनको रहने का मौका मिल गया। जॉन चाइल्ड ने माफी मांगा था, ठीक है। और अंग्रेजों ने सबसे पहले जो उनकी 1600 में कंपनी बनी थी उसमें 217 लोग भागीदार थे, यानी सबके कुछ ना कुछ शेयर रहे होंगे। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त पूंजी से सबसे पहले अपनी कंपनी किन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर होगा अंग्रेजों ने, ठीक है। ये बता दिया। 1600 देखिए उसके बाद 1611 में मैंने करा दिया, 1613 में। अब 1639 में एक अंग्रेज थे जिसका नाम था फ्रांसिस डे, ठीक है। उन्होंने एक चंद्रगिरी के राजा से, अंग्रेज जो थे फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को लीज पर लिया था और एक किला बनाया था, फ्रांसिस डे, ठीक है। जिसका बाद में नाम पड़ा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज उसका नाम पड़ा था, तो आप इसको याद कर लीजिए। 1660 के दशक में तो बहुत फेमस कहानी है कि कैथरीन ब्रिगेंजा जो पुर्तगाली राजकुमार थी, उनकी शादी हुई थी तो बंबई दहेज में मिल गया था $10 में, है ना। 10 पाउंड मतलब वार्षिक किराए पे उन्होंने। तो अंग्रेज उससे और भी आगे बढ़ते चले गए। अब उसके बाद बंबई का संस्थापक जो है गैरल्ड अंगियार को माना जाता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, गैरल्ड अंगियार। अब इसमें हमने बंबई की बात कर ली, अब हम कलकत्ता में आते हैं। तो कलकत्ता भी वो लोग को एक सामान्य से मतलब प्राइस पे व्यापार करने के लिए मिला था। देखिए दो चीजें आपको समझनी होगी कि हम जैसे सोचते हैं कि वो जबरदस्ती आके उन्होंने यहाँ करा, ठीक है, वो तो समय परिस्थितियां हैं। लेकिन एक चीज है कि जो लोकल राजा है, मतलब जैसे लोकल सामंत कह सकते हैं, गवर्नर हैं, उनको भी उनके बिजनेस से फायदा होता था। सोने के सिक्के, पैसे, बहुत कुछ आते थे। और यहाँ से वो मसाले, कपड़े जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा इंडिया में नहीं था, तो उनको भी फायदा होता था, तब वो बिजनेस करते थे। मतलब वन साइडेड बिजनेस शुरू में नहीं हुआ था, है ना। तो गैराल्ड अंगियार मानेंगे बंबई का संस्थापक। उस समय गैराल्ड अंगियार के एक कथन को बहुत फेमस कहा जाता है। जब वो जीतने लगे थे तो उन्होंने कहा था कि एक अब ऐसा समय आ गया है कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में व्यापार का परचम लेके हम पूरे भारत को जीत लेंगे। तो ये हो गया गैराल्ड अंगियार के मुंबई की कहानी, जो उसके संस्थापक हैं। बातें हैं कलकत्ता में। कलकत्ता के संस्थापक को जॉब चार्नक के नाम से जाना जाता है। जो उस समय ना कलकत्ता भी शोभा बाजार नाम का जगह है, जो सूतानूटी और ये सब करके जगह है। गोविंदपुर है, काली घाट है, सूतानूटी है। चूंकि मैं कलकत्ता में रहा हूं तो ये सब जगह मुझे याद है। सूतानूटी को अब शोभा बाजार कहा जाता है।
तो उस पे उन्होंने जमींदारी 1200 रुपए दे के जमींदारी लिया था, ठीक है। बाद में कलकत्ता वहीं बना है। इसका संस्थापक है जॉब चारनाक, मुंबई का है आंगियार, जिनका डायलॉग मैंने आपको बता दिया। देखिए ये लोग बहुत मतलब अंग्रेज जो थे सातिर थे, इनके विजय की कहानी को हमने शुरू में थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब क्या है कि बंगाल का जो गवर्नर था उस समय शाह सूजा के यहाँ कोई बीमार पड़ गया औरत, तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए उसकी जो राजकीय महिला थी अंग्रेजों के द्वारा किसी डॉक्टर को भेजा गया और वो ठीक हो गया, है ना। तो उन्होंने एक व्यापार पत्र होता था, मतलब एग्रीमेंट जिसको कहते थे, जिसको उस समय निशान कहा जाता था, तो उन्होंने उस समय उन्होंने उससे निशान ले लिया और व्यापार करने का अधिकार ले लिया, है ना, ठीक है। तो एक छोटा सा कहानी हो गया अंग्रेजों का। अंग्रेजों के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है डिटेल से। इन जो बेसिक व्यापारिक कंपनियों का आगमन है उसमें हमने पढ़ा है कि कैसे कैसे ये आए हैं, और उस पर हमने बात कर लिया, पी का बात कर लिया, डी का बात कर लिया, इंग्लिश की बात हो गई, इंग्लिश की सारी बातें हो गई। जो आप इसको रिवाइज कीजिएगा तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि किन्होंने कैसे कैसे क्या किया, है ना। अब आते हैं फ्रांसीसियों की। देखिए फ्रांसीसी जो है लुई 14वां जो था, देख रहे हैं कि सब लोग व्यापार करने जा रहा है भाई। अब मान लीजिए कि कोई यहां से अगर सपोज दैट कि मध्य प्रदेश एक राज्य होता, अलग देश होता, बंबई एक अलग देश होता और टाटा मध्य प्रदेश में होते, तो देखते कि जियो जा रहा है अफ्रीका, तो ये भी जाते कि हम भी कंपनी बना के जाएंगे। बिजनेसमैन की तो यही पॉलिसी होती है, पहले अपने में शुरू करते हैं, फिर उसके बाद जितना बिजनेस का विस्तार होता है विस्तार कराते हैं। तो फ्रांसीसी को भी लगा, फ्रांसीसियों को, कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और अब अपने व्यापार को इंट्रा कंटिनेंट ले जाना चाहिए, तो वो भी इंडिया में बिजनेस करने को आए। तो इसलिए वो सबसे अंत में आए। देखिए उनका वहां जो राजा था लुई 14वां तो थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन जो लुई 15 थे वो और भी निकृष्ट होते गए, और उसके बाद धीरे 1789 में तो फ्रांस की क्रांति ही हो गई, है ना। तो दोनों में फर्क समझ लीजिए। अंग्रेजी जो कंपनी थी, मैंने बताया कि 217 साझेदार थे, तो सबकी कंपनी लगी थी, सब छोटे छोटे व्यापारी थे जो सरकार पर दबाव बना के अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सकते थे। लेकिन फ्रांस की जो कंपनी थी वो सरकारी पैसे से बनी थी, तो सरकारी पैसे से बनी हुई कंपनी, जैसा कि होता है सबको लगता है कि भाई सरकार के पैसा से बना हुआ तो चलो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, तो इस वजह से सरकार उस पर ध्यान भी नहीं देती थी। और उस समय उसका जो राजा था वो थोड़ा निकृष्ट टाइप का भी था, लुई 14वां, है ना। तो इस वजह से फ्रांस बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये लेट से आया 1664 में, और वहां पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले सूरत में, लुई 14वां का मंत्री था, काल्बर्ट नाम था उसका, काल्बर्ट ने बोला था कि हम लोग को भी बिजनेस करना चाहिए, इसलिए काल्बर्ट को भी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक माना जाता है लुई 14वां के साथ, ठीक है। और 1667 में एक फ्रांसिस कैरो नाम का व्यक्ति था, ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं, फ्रांसिस कैरो, वो 1667 में चला था, यहाँ पे 1668 में पहुंचे, और यहाँ पे उन्होंने पहुंच के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, ठीक है। और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है, 1674 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की गई थी। अब कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है, देखिए दोनों यूरोपीय कंपनियां हैं और दोनों का व्यापार, अब एक जैसे भारत का एक कंपनी हो गया पाकिस्तान का, कहीं जाके विदेश में व्यापार करेंगे तो जैसे यहाँ प्रतिस्पर्धा चल रहा है वहां भी प्रतिस्पर्धा होगा, तो यहाँ भी प्रतिस्पर्धाएं होने लगी। यहाँ पे कंपनी के जो लोग थे मतलब विदेश में, जैसे यूरोप में कुछ भी हलचल होता अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, तो यहाँ इनके बीच में तुरंत झगड़ा होने लगता। तो ये 3 झगड़े हुए, जिसको आपको याद रखना है, 3 झगड़े मतलब कर्नाटक वार के नाम से जाने जाते हैं। और 3 कर्नाटक वार ने मतलब ऐसा रिजल्ट दिया कि फ्रांसीसी सत्ता का पतन हो गया और अंग्रेज ऊपर अपना वर्चस्व बना लिया, और जिसका फायदा उन्हें भारत विजय में मिला, है ना। अब 3 कर्नाटक युद्धों के बारे में से हम समझेंगे कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कैसे युद्ध हुआ और कौन कौन सी संधि हुई। तो सबसे पहले वहां पे ऑस्ट्रिया को लेके उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। आप यूरोप के मैप को कभी देखेंगे तो ये तीनों आसपास ही लगेंगे, और एक बड़ी कहानी है, कभी मौका मिला तो जरूर इसके बारे में बताऊंगा कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का क्या युद्ध है। तो वहां पे उन दोनों के बीच में हलचल हुआ, और यहाँ पे वो लोग बिना कोई आदेश नहीं मिला और यहाँ पे आपस में वो लोग लड़ने लगे, ठीक है, जिसको प्रथम कर्नाटक वार कहा जाता है। 1746 से 1748 तक का पीरियड में वो लड़ाई हुआ, और जिसमें एक्सला सेपेला की संधि हुआ, और अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था। बार्नेट करके अंग्रेज था, उसने फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन यहाँ पे लोग मजबूत थे तो इन्होंने लपेट दिया, फ्रांसीसियों ने लपेट दिया, ठीक है। तो और
फिर इसके बाद एक्सला सैपेला की संधि हुई और इसके बाद इस युद्ध को रोक दिया गया क्योंकि वहां पे यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध रुक गया था। तो ये हो गया कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जिसमें ये पूछा जाता है कि कब हुआ, 1746 से 1748 के बीच, और उसमें एक्सला सैपेला की संधि पे खत्म हुआ था। देखिए कर्नाटक के युद्ध से जुड़ा हुआ एक और युद्ध है जो कि भारतीय इतिहास में, मतलब आधुनिक इतिहास में अंग्रेजों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है, मतलब औपनिवेशिक साम्राज्य के मन स्थिति को समझने के लिए बड़ा कारगर रहा। उस समय सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। सेंट टोमे का युद्ध क्या हुआ कि जैसे ये लोग आपस में लड़ रहे थे तो उस समय वहां का एक नवाब था, अनवरुद्दीन नाम था, कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। तो बोला कि भाई साहब अभी भी हम लोग थोड़े मजबूत हैं, कमजोर नहीं हुए, काहे के लिए लड़ रहे हो, हम लोग के मतलब रीजन में आसपास ऐसे कर रहे हो। तो डुप्ले उसको प्रलोभन फेंक दिया, बोला कि हम जीतेंगे ना तो आपको मद्रास दे देंगे। तो भाई अंग्रेज, पहले तो मुगल शासकों के बीच में ऐसा कोई राष्ट्रवाद और फलना ढिमका जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, उनको लगा कि चलो एक और अदर स्टेट मिलेगा, हम लोग को फायदा होगा हर तरीके से। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने लड़ाई शुरू की सेंट टोमे में। तो जब फ्रांस डुप्ले जीत लिया मद्रास, और फिर उसके बाद युद्ध खत्म हुआ तो फ्रांस उसको मद्रास को दिया ही नहीं, ठीक है, अपना वचन नहीं पूरा किया। तो अनवरुद्दीन भाई साहब को लगा कि हम तो बोला था, हमको दिया नहीं, तो मेरे प्रभुसत्ता पे, मेरे सोवरेनिटी पे प्रहार है। तो 10,000 सेना लेके भेजा उधर युद्ध करने के लिए, अड्यार नदी पे, अड्यार नदी है उधर तमिलनाडु में सेंट टोमे नामक जगह पे। तो ये 10,000 सेना को, जो फ्रांसीसी प्रशिक्षित सेना था, 250 फ्रांसीसी और 700 इंडियन थे, वो लोग उसको हरा दिया। तो एक प्रशिक्षित सेना कैसे किसी मतलब विदेशी सेना किसी भारतीय सेना को हरा देगी, बाद में सीखा और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया है। तो सेंट टोमे भी याद रखना है, 1746-48 याद रखना है, प्रथम कर्नाटक वार याद रखना है, ठीक है। और दूसरा कर्नाटक वार याद रखना है। देखिए दूसरा कर्नाटक वार जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब वहां पे ये लोग का युद्ध खत्म हो गया ना, तो वहां पे उत्तराधिकारी जो बन रहे थे कर्नाटक में, वो 4-4 उत्तराधिकारी आपस में लड़ने लगे, ठीक है। तो एक उत्तराधिकारी को के युद्ध को सपोर्ट कर रहे थे क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी। तो अंग्रेजों की भी मजबूरी हो गई कि उन लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ा। तो जब वो लोग भी सपोर्ट करने लगे तो वो युद्ध जो है इन लोगों से खींच के इन लोग के बीच में आ गया, ठीक है। और इसी समय एक राजा थे चंदा साहब, एक साइड से वो हो गए और एक साइड से मुजफ्फर जंग हो गए। तो दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। एक पार्टी को अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे। इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, बीपीएससी और दरोगा में नहीं है कि कौन किसको सपोर्ट किया। तो ये उन्होंने एक तरफ से सपोर्ट किया और ये दोनों पक्ष आपस में लड़ने लगे, ठीक है। उसी समय त्रिचनापल्ली के उसमें पीरियड में युद्ध हुआ। जब पहला बर्नेट ने जब बंदी बनाया था तो उस समय लॉर्ड क्लाइव उसमें बंदी बना था। देखिए क्लर्क से लेके वायसराय बना और अंग्रेजी साम्राज्य का क्या बोलते हैं सत्ता का नींव बना। बहुत कहानी है, कभी लॉर्ड क्लाइव के बारे में अगर स्पेशल वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, त्रिचनापल्ली में उनके बीच में युद्ध हुआ। उधर से लॉर्ड क्लाइव था और लोग थे, इधर से डुप्ले था। डुप्ले बहुत महान माना जाता था, लेकिन उस समय हार हुई और ये फ्रांसीसी सत्ता के लिए बहुत ही मतलब घातक सिद्ध हुआ। तो जब ऐसा हुआ तो फ्रांसीसी सरकार बिना कुछ सोचे समझे उसको वापस बुला ली, है ना। और द्वितीय कर्नाटक में डुप्ले की हार हो गई। पीरियड याद रखना है 1749 से 54 के बीच में। और गोडोह्यू को नया गवर्नर बनाया गया। पहला एक्सला सैपेला की संधि पे खत्म हुआ था और दूसरा पांडिचेरी के संधि पे खत्म हुआ। तो ये पीरियड में धीरे धीरे मजबूत हो गया। और इस मजबूती का एकमात्र कारण था कि समुद्री बढ़त मिली थी फ्रांसीसियों के ऊपर अंग्रेजों को। इस वजह से वो लोग मतलब इनको फ्रांसीसियों को कमजोर कर पाए थे। तो ये हो गया दूसरा, ठीक है। और इसके बाद जैसे कमजोर होने लगा, अब तीसरा युद्ध था। तीसरा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध चलता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में उधर, है ना। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जैसे युद्ध चला, बोले कि यूरोपीय युद्ध चलेगा उधर, तो यहाँ भी उनके बीच में युद्ध होने लगता था बिना किसी हिंग और लहसुन के, नो रीजन ये लोग युद्ध स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ ये लोग युद्ध स्टार्ट किए, फिर युद्ध लंबा चलने लगा, लेकिन बहुत कुछ हुआ इस पीरियड में। अंग्रेजों ने अपना जो प्रभुसत्ता है उसको कंप्लीट कर लिया था। और अंत में 1760 में आयरकूट के नेतृत्व में एक बैंडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और उनके सत्ता का सूरज डूब गया। तो ये युद्ध मतलब इनको इतना कमजोर कर दिया। फिर एक पेरिस के संधि के द्वारा इसको खत्म किया, लेकिन उनका भारत में अस्तित्व ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। तो इस युद्ध से अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी। लेकिन इसके पीछे
दो तीन रीजन थे। देखिए जो सबसे मेन रीजन था उसके बारे में कहा जाता है कि जब ये युद्ध हो रहा था तो फ्रांसीसी क्या थे कि वहां के शासन पे डिपेंड करते थे, वहां से जब कोई आदेश मिलता तो करते, नहीं तो यहाँ का जो गवर्नर होते थे अपने हिसाब से काम करते थे। उसमें जो एक सबसे बेहतर था डुप्ले, उसको वापस भेज दिया गया था, और जब उसको वापस भेज दिया गया तो जो आए ना बाद में उतने मतलब कारगर नहीं हुए। और यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था कि जो उस समय भारत और एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक हब था बंगाल पे उसने अपनी बढ़त बना ली थी। 1757 में पलासी के वार से उसको बहुत कुछ मिला था, है ना, बहुत कुछ मिला था, इसका फायदा हुआ। तो इस पे एक दो इतिहासकार हैं, इतिहासकार मैं नाम बता दे रहा हूं। मेरियट ने कहा था, मेरियट एक इतिहासकार है, बीपीएससी के मेंस में भी प्रश्न आया, यूपीएससी में भी आया, और एक सामान्य सा कोट है, आपको जानना चाहिए कि मेरियट ने ठीक ही कहा है कि डुप्ले ने भारत की चाबी जो है मद्रास पे वरिष्ठता प्राप्त करके खोजनी चाहिए, ठीक है, लेकिन क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी और सफल हो गया। मैंने इतना वीडियो में बताया तो आप समझ गए होंगे कि उस समय सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह था वो बंगाल था, क्योंकि वो समुद्री एरिया भी था और एशिया के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, और उन्होंने उसको जीता और बहुत उन्हें आर्थिक बढ़त मिला। जबकि मद्रास में कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि मद्रास में शुरू से जो आए थे, कोचीन में बसे, मद्रास में बसे, सब मद्रास में तो आके व्यापार बिजनेस कर ही लिए थे, नया सेंटर नहीं था। अब बंगाल को अंग्रेजों ने जीत लिया और उन्हें बहुत अथाह संपत्ति प्राप्त हुआ, जिसका इस्तेमाल उन्होंने संपत्ति और सेना का इस्तेमाल किया और नौसैनिक बढ़त से उन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया। तो इस तरीके से देखिए फ्रांसीसियों की हार हो गई, उनका सूरज गया डूब, और भारत में अंग्रेजों की बढ़त हो गई। अब अंग्रेजों की बढ़त पे बहुत सारे रीजन है कि कैसे उनको सफलता मिली। तो सबसे पहले नौसैनिक भूमिका थी, नौसैनिक भूमिका मैंने बता दिया, बंगाल का बढ़त बता दिया। डुप्ले का भी उत्तरदायित्व की भी लोग चर्चा करते हैं कि डुप्ले मतलब बहुत जिद्दी था, समझा नहीं, वो अंग्रेजों को बहुत अच्छे तरीके से भांप नहीं पाया, वो मद्रास में ही अटका रह गया, शासन का विस्तार नहीं किया। डुप्ले में एक खास बात थी कि उसने वो मेन चीज वही जो अंग्रेजों ने सहायक संधि में हेल्प किया था, यूरोपीय सेना को भारतीय पैसे पे मतलब भारतीयों के पैसे पे उनके दरबार में रखना, है ना। तो इस तरीके से 3 कर्नाटक युद्ध 1746-48, एक सला से पहले का संधि, दूसरा हुआ पौंडीचेरी की संधि 1749 से 54 में, पहले वाले में सेंट टोमे भी याद रखना है, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में सप्तवर्षीय युद्ध और पेरिस की संधि, और बांडीवास के युद्ध में एयरकूट ने फ्रेंच को हरा दिया था, और इससे हो गया, ठीक है। चंद्रनगर छोड़ के सारा कुछ अंग्रेजों ने ले लिया था। तो इस तरीके से फ्रेंच की भी एक खत्म हो गई, PDEF। हमने इस चीज को कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने पुर्तगाली के बारे में माना, डच के बारे में जाना, इंग्लिश के बारे में जाना, फ्रेंच के बारे में जाना। अब तो कुछ और वहाँ हमने थोड़ा सा डिटेलिंग किया कि ये क्यों आगे बढ़ गए। ये कोई भी बुक में इतना डिटेल से नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको जरूरी कितना है, देखिए ये जो फैक्ट है उत्तर मुगल कालीन सम्राट के बाद छोड़ के जो भारत में यहाँ पे 40 नंबर का दिया हुआ है आपको कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है। आप इसको यदि आराम से पढ़ेंगे, कभी सुनेंगे, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसके बाद कभी भी आपको व्यापार में मतलब भारत में जो अंग्रेजी कंपनी, यूरोपीय कंपनी आए, उनका कैसे आए, क्या कहानी रहा, क्यों यहाँ बसे, क्यों वहां बसे, कौन कौन थे, फैक्ट और कहानी के माध्यम से PDEF और उनका जो सीन था, सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। कर्नाटक युद्ध को भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। यहाँ पे आपका 40 नंबर टॉपिक मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप लूसेंट से देख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं बचा है। मैं हालांकि मैंने खुद से बता दिया है, लेकिन लूसेंट में एक एक फैक्ट दिया हुआ है। तो आप इसमें से जो फैक्ट है लूसेंट यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कौन सा टर्म्स है। और यहाँ पे लास्ट में देखिए 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंदनगर को छोड़ के प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे, भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। इस तरीके से 40 नंबर टॉपिक और एक मतलब बेसिक इतिहास की जो समझ थी कि कैसे कैसे इनका विस्तार हुआ, मैंने समझा दिया है। आगे मैं कोशिश करूंगा कि और एक क्रम से मतलब एक कहानी के माध्यम से पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको समझा दूं। देखिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत सुविधाओं की कमी के चलते या फिर मतलब समय के चलते तो बन नहीं पाता। मैं PDF कहाँ से बनाऊंगा, PPT वगैरह बना के बोर्ड वगैरह, लेकिन जो है उसमें मैंने बहुत बेहतर समझाने की कोशिश की है। शायद इससे बेहतर और लोग समझा सकते हैं, लेकिन ये आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इतिहास की समझ बनेगी, इंटरेस्ट बनेगा। और BPSC UPSC तो खैर कहूंगा ही नहीं, BPSC बिहार दरोगा और सचिवालय वगैरह में हिस्ट्री के जो भी सेक्शन आते हैं उसका एक सेगमेंट कंप्लीट कर दिया। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, यहाँ से 1-2 प्रश्न आते ही हैं।
तो आप इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ठीक ठाक ही हुआ है। और कमेंट सेक्शन में बताइए जो कमी वगैरह है उसको दूर करने की कोशिश किया जाएगा कि क्या है क्या नहीं। और हमने ये क्या बोलते हैं, इसके साथ जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है पोर्टल वगैरह पे, वो भी बड़े अच्छे से चल रहा है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इस पे जो प्रश्न है आपके, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, आप खुद से लूसेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।